इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं 30 मिनट के अंदर आपका पूरा एसए 240। सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, फाइनल वाले भी इससे एक ओवरव्यू ले सकते हैं। मैंने जो बुक फॉलो करी है वो करी है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, क्योंकि मैं आपको अपने अधीन नहीं करना चाहता कि मेरी बुक से पढ़ो, मेरे नोट से पढ़ो, मेरे चार्ट से पढ़ो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ। आप लोगों के पास आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, वहां से जो है इसको पूरा वर्ड बाय वर्ड मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। मैंने बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मार्क कराए हैं। ऐसे 200, 210, 220, 230, 240 ये पूरी की पूरी एसेज आपके पास अब जो है अवेलेबल हैं। बाई चांस कोई ऐसे ना मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इनका लिंक जो है वो आपको आई बटन वगैरह में दे दूंगा, यहीं यूट्यूब पे है, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। राइट, याद रखिएगा दिस इज अ रिवीजन वीडियो, ये आपका रेगुलर स्टडीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ना ही कोशिश कीजिएगा इस बेसिस पे मुझे जज करने की कि सर आप क्लास में ऐसे पढ़ाते हो क्या। भाई मुझे पढ़ाने में जो है ना, मैंने एक बार लाइव में इसकी रिवीजन कराई थी, तब मुझे 1 घंटा लग गया था, 1 घंटा नहीं 2 घंटे लग गए थे मुझे ऐसे रिवाइज कराने में। तो ये मैंने बिल्कुल एकदम कट शॉर्ट करके आधे घंटे में आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो डेवलप करी है। आप इस वीडियो को लाइक करें, लाइक टारगेट रखते हैं कम से कम नहीं तो 678 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे, और इसे मल्टीपल टाइम्स देखिए, आपके दिलो दिमाग में ऐसे 240 जो है बस जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टैंडर्ड पे जो है वो ज़्यादा डिस्कशन रखा है। जो कंपनीज एक्ट और कारों की रिक्वायरमेंट है वो कंपनीज एक्ट की रिवीजन वीडियो, कारों की रिवीजन वीडियो के साथ कवर हो गई है पहले से ही। राइट, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको ये रिवीजन वीडियो, ज़रूर 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 बताइएगा। और ऑडिट में बहुत सारा और मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उनके लिंक मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ओके, यही वीडियो के नीचे। विद दिस नोट गाइज, लेट्स बिगिन एसे 240। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। स्टार्ट करो। हाय गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में आने वाला एसे 240। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरली मैंने देखा है कि इस ऐसे में से एक आधा क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, चाहे वो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है। तो इस ऐसे को जरूर करके जाइएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे का नाम और नंबर क्या है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप नाम और नंबर कोट करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो एग्जाम चेक करने वाले के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे का नंबर है 240, और ऐसे का नाम है द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के याद कर लेंगे। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 पार्ट है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को लेके इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सेकंड चीज़ आती है पढ़ने के लिए ऐसे के अंदर, वो है फ्रॉड की डेफिनेशन। तो फ्रॉड की डेफिनेशन की कुछ एलिमेंट्स है, वो मैं आप लोगों को याद करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इंटेंशनल एक्ट, पहली चीज आपने ध्यान रखनी है, इंटेंशनल एक्ट। उसके बाद कौन कौन हो सकता है उस इंटेंशनल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व, एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो मैनेजमेंट से हो सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी से हो सकते हैं, इंप्लॉय हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट से हो सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी से हो सकते हैं, आपके इंप्लॉय हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है। एंड फ्रॉड की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ डिसेप्शन, धोखाधड़ी का इस्तेमाल, ताकि क्या मिल पाए, कोई अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको कहीं पे भी लिखने को पड़ सकती है, यानी कहीं पे भी आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है इसको। अब इसी के साथ याद रखिएगा एक छोटी सी बात कि भाई साहब फ्रॉड जो है एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है। फ्रॉड बहुत बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जहां पे ऑडिटर की नजर पड़ती है वो उन फ्रॉड्स के ऊपर जिनके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो सकती है, मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर इज कंसर्न विद ओनली दोज फ्रॉड्स जिनके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो सकती है, मिसस्टेटमेंट। और उसके लिए फ्रॉड को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FFR, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। हाँ जी, एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट, एसेट्स। राइट, तो ये बात जो है आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई फ्रॉड एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है। ऑडिटर का उन फ्रॉड्स पे ज्यादा ध्यान रहता है जो फ्रॉड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ला सकते हैं। अच्छा जी, इसी बात को यहाँ पे उन्होंने बताया भी है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड में एक चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़नी है, वो ये कि भाई फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल होता है। बोलिए फ्रॉड कैसा होता है, इंटेंशनल होता है। ऑडिटर लीगल डिटर्मिनेशंस नहीं कर सकता कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉड को 2 पार्ट में बांट देते हैं, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड आपका डिफेल्केशन ऑफ कैश। एक बात आप लोगों ने और ध्यान रखनी, वो क्या, देखिए मिस स्टेटमेंट्स जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 कारणों से हो सकती है, एरर से या फ्रॉड से। एरर जो है वो अनइंटेंशनल होता है, फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल होता है विद डिसेप्शन। ओके, अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, चाहे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो, चाहे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो, इन दोनों के ही अंदर
फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो या तो इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट करते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, या फिर रैशनलाइजेशन की तरफ ध्यान लाते हैं। याद रखिएगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस जहां से फ्रॉड करने के लिए इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फ्रॉड की रैशनलाइजेशन दिखती है। तो चाहे आपका फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो या फिर मिस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं क्या होगा? इन्वॉल्व होगा इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटी या फिर रैशनलाइजेशन। ओके, तो आपके ऊपर इसके ऊपर भी जो है एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। मैं आपको बताता हूं इनके बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंसेंटिव और प्रेशर की अगर बातचीत करेंगे मित्रों, तो इंसेंटिव और प्रेशर का सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये आउटसाइड से हो सकते हैं, इनसाइड से हो सकते हैं, अर्निंग टारगेट को लेके हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल आउटकम को लेके हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी का सिंपल सा आप लोगों ने रूल याद रखना है कि आपका इंटरनल कंट्रोल जो है वो खराब हो सकता है, यानी कि आपने अपनी कंपनी में अच्छे इंटरनल कंट्रोल नहीं बनाए, वो एम्प्लॉयज़ को पता है, तो वो उनके लिए क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ओके, देन थर्ड पार्ट आता है हमारे पास क्या? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कमिटिंग अ फ्रॉडलेंट एक्ट, बिकॉज आप जो ये एक्ट कर रहा है उसके एटीट्यूड, कैरेक्टर और सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज ऐसे हैं जो उसको नोइंगली और इंटेंशनली अलाउ कर रहे हैं टू कमिट अ डिसऑनेस्ट एक्ट। ओके, चलिए अब सवाल है कि भाई फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस किस कारण से हो सकती है। हमारा पूरा फोकस आ गया फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर। तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 3 कारण बताए गए हैं, 3 तरीके बताए गए हैं। एक है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन। दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर इंटेंशनल ओमिशन, या फिर इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जिनके कारण क्या क्या हो सकता है? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। अच्छा, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप लोगों को जो है वो एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होती है उसके अंदर हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड देयरफॉर इसके लिए वो बन जाता है डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। हाँ जी, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये बात आपने याद रखनी है। नाउ ये अलग से एक क्वेश्चन बनेगा आपके केस में कि भाई साहब ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों की जाती है? वाई, द क्वेश्चन इज वाई फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों की जाती है? तो याद रखिएगा, टैक्सेस कम पे करने के लिए, पैसा ना होते हुए डिविडेंड पे करने के लिए, या फिर पैसा होने के बाद भी डिविडेंड को रोकने के लिए, या फिर हाई रेम्युनरेशन रिसीव करने के लिए। ओके, टैक्सेस कम पे करने के लिए 1, उसके बाद डिविडेंड पैसा होते हुए भी ना होते हुए भी पे करने के लिए, डिविडेंड पैसा होते हुए भी रोकने के लिए, या फिर सिंपली हाई रेम्युनरेशन रिसीव करने के लिए। ओके, बोलिए। अच्छा जी, सो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह का फ्रॉड करने के, यानी कि मैनिपुलेशन करने के, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो आप यहाँ पे रखे हुए हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वेज ऑफ कमिटिंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो याद रखिए, बढ़ाना घटाना परचेज एक्सपेंसेस, बढ़ाना घटाना आइटम्स ऑफ इनकम, बढ़ाना घटाना क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने में फेलियर, और साथ साथ में कैपिटल को रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर देना। ओके, सो हमारे पास फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पहला था मैनिपुलेशन, दूसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन, और तीसरा है इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ACPD, दैट इज अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। राइट, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भाई देखो, बात ऐसी है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब भी होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ द इंटरनल कंट्रोल के। ये इंटरनल कंट्रोल की अपनी एक वीकनेस भी थी कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है। सो जब भी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, सो देयर आर हाई चांसेस कि भाई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हुआ होगा। अब किन टेक्निक्स को यूज़ करके मैनेजमेंट जो है वो ओवरराइड करती है कंट्रोल्स को, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास है सबसे पहले फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग। ओके, सो ये हो गया हमारे पास आर। इसका शॉर्ट कोड मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, और वो बनाया था क्या? रफ्तार। ओके, रफ्तार एक सिंगल आएगा यहाँ पे। हाँ जी, रफ्तार। तो आर से हो गया हमारे पास रिकॉर्डिंग, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद ए से हमारे पास आ जाता है एडजस्टमेंट्स। इस तरीके से जो है ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद एफ से हमारे पास आ जाता है क्या? हमारे पास एफ से आ जाएगा, जल्दी से बता दो, फैक्ट्स। और उसके बाद टी से हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। फिर एक और ए से आ जाता है ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स, और फिर एक आर से हमारे पास बच जाता है रिकग्निशन को या तो ओमिट करना, एडवांस करना या डिले करना।
राइट तो ये बातें आपने याद रखनी है। दीज आर दी टेक्निक्स जिसके थ्रू मैनेजमेंट क्या करती है, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करती है। नाउ अगला क्वेश्चन साफ साफ आई से खुद ही पूछ रहा है कि भाई ये बताओ मैनेजमेंट जो है फ्रॉड क्यों करती है या मैनेजमेंट फ्रॉड की तरफ क्यों खींची चली जाती है। तो उसके 4-5 कारण हैं। नंबर 1, इसका कोड भी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि भाई नितिन सर के नाम पे बना दो, FM का डॉन कौन, नितिन गुरु सर। तो FM फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स, ये सब बच्चे जो लाइव क्लास आते थे, लाइव क्लास में आते थे अभी हमारे लाइव वाले चैनल पे, वहाँ से उन्होंने कोड्स बताने मुझे शुरू किए थे। आइए FM का डॉन कौन, तो भाई FM का डॉन कौन देखिए, FM से तो बिल्कुल क्लियर, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और डॉन, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड और नेम गेम, राइट। लीजिए फिर आते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पे। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे कैसे किया जा सकता है उस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता क्या है। थेफ्ट होती है, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट। बोलो बेटा क्या, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट, थेफ्ट ऑफ एंटिटी एसेट। अच्छा जी, कौन करता है जनरली, इंप्लॉइज करते हैं, और याद रखिएगा स्मॉल और इमटेरियल अमाउंट्स में करते हैं। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन जनरली हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो और वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल का जो है वो फ्रॉड हो रहा हो, काफ़ी अच्छे लेवल की मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो रहा हो। नाउ किस किस तरीके से जो है मिस एप्रोप्रिएशन किया जा सकता है वो यहाँ पे है। सबसे पहले है एम्बेजलिंग दी रिसिट्स, पैसा आया आपने उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कंपनी है, जो क्लाइंट है, उसकी फिजिकल एसेट्स को या उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा लेना। ओके अच्छा जी, देन उसके बाद कॉजिंग एन एंटिटी टू पे गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव, जो कभी गुड्स और सर्विसेज आई नहीं उनके बदले पैसा पे करवा देना। यूजिंग द एंटिटी एसेट फॉर पर्सनल यूज। ओके तो ये हमारा हो गया क्या, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स करने के तरीके। ओके देन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ये एक सत्संग वाला टॉपिक है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स जो है वो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, मैनेजमेंट को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, और कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज़ में कमी रह जाए तो उनको डिटेक्ट करना, जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है उनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए गुड्स से यहाँ पे मतलब क्या है, गुड्स जो है हो सकते हैं कोई भी चीज़ जो आपके प्रीमाइसेस में रखी हो सकता है आपकी मशीनरी हो सकता है आपकी डेली नेसेसिटीज़ हो सकता है इन्वेंट्री आइटम हो। ओके गुड्स सबॉर्डिनेट यानी कि छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ भी इंप्रूव जो है वो चुरा सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, या फिर जो हायर लेवल मैनेजमेंट है वो लोग भी जो है उसे स्टील कर सकते हैं। ओके ऑडिटर कैसे करेगा, ऑडिटर सर जी रिकॉर्ड्स की चेकिंग करेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का उसको समझेगा, और फिर रिकॉर्ड्स और फिजिकल वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स को फिजिकल वेरिफिकेशन के जो आउटकम है उसको कंपेयर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ऑडिटर रेशियो एनालिसिस का भी यूज़ कर सकता है, राइट। ये दोनों पैराग्राफ मेरे हिसाब से गलती से यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आप एक बार रीड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। देन बात करते हैं डीफेल्केशन ऑफ एसेट्स की। डीफेल्केशन ऑफ एसेट्स की ज़रा बात कर लेते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। डीफेल्केशन मतलब भैया घपला, सिंपल सी बात है, घपला करना कैश में, राइट। तो या तो हम कैश पेमेंट्स को इन्फ्लेट करवा सकते हैं और अपनी जेब में डाल सकते हैं, जो पैसा है उसको सप्रेस कर सकते हैं और अपनी जेब में डाल सकते हैं, या फिर सिंपली कैश बुक के टोटलिंग में हम लोग जो है वो एरर कर सकते हैं। अब इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट कैसे होती है याद रखिएगा सर ध्यान से, नकली वाउचर्स के अगेंस्ट पेमेंट करके, फूले हुए वाउचर्स के अगेंस्ट पेमेंट करके, फूले हुए मतलब इन्फ्लेटेड, फर्जी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करके, या फिर सिंपली ये कैश बुक वाला जो है उन्होंने यहीं पे कवर कर दिया कि भैया पेटी कैश एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा बड़ा दिखा के, तो पेटी कैश एक्सपेंडिचर का टोटल ज़्यादा बड़ा दिखा के। अच्छा सप्रेशन कैसे होती है, अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर जी सप्रेसिंग ऑफ कैश पेमेंट्स, कैश रिसिट्स जो है कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है टीमिंग एंड लेडिंग। टीमिंग एंड लेडिंग में क्या होता है, एक कस्टमर से पैसा आता है उसे मिस एप्रोप्रिएट कर लेते हैं और उसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए, इस गड़बड़ को कोई डिटेक्ट ना कर पाए, इसलिए जब दूसरे कस्टमर से पैसा आता है तो वो हम पहले कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही एक कस्टमर से आगे वाले कस्टमर से पैसा आता जाता है और हम दूसरे वाले कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करते जाते हैं। ओके यानी सिंपली स्पीकिंग, ए से पैसा आया वो अपने घर ले गए, फिर जब बी से पैसा आया तो ए का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सी से पैसा आया तो बी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इससे होता क्या है, इसका सबसे बड़ा जो है गेम क्या होता है, टीमिंग एंड लीडिंग का सबसे बड़ा गेम ये होता है कि कोई भी अकाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहता फॉर अ लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम। हाँ जी, कोई भी अकाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं रहता फॉर अ लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम, जिससे कि मैनेजमेंट को हिंट मिले टू सेंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और टू कम्युनिकेट विद द डेटर। ओके सो फर्स्ट इज टीमिंग एंड लीडिंग, आई होप आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बहुत ही आसान है, इन दोनों को आप लोग एक ग्रुप में डाल सकते हैं और इन दोनों को आप लोग एक ग्रुप में डाल सकते हैं और अकेला बच जाएगा आपका एसेट वाला, राइट। सो फिक्टिशियस रिबेट्स
यानी कि एक्चुअली में डिस्काउंट दिया नहीं बट डिस्काउंट दिखाना, और जो डिस्काउंट का पैसा है वो अपनी जेब में डाल लेना। कस्टमर से पूरे पैसे लिए हैं और अकाउंट्स में डिस्काउंट दिखा के डिस्काउंट का पैसा अपनी जेब में डाल लेना, फिक्टिशियस रिबेट्स। ओके, देन पैसा लेके अकाउंट में ना डाल के उस डेटर को राइट ऑफ कर देना, कैश सेल को फुली रिकॉर्ड ना करना, मिसलिनियस रिसिट्स को रिकॉर्ड ना करना, और एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करके, हाँ जी, एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करके आपने उनको बेच देना और उनके प्रोसीड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर लेना। ओके, देन कास्टिंग रॉन्ग टोटल इन कैश बुक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, ये हम बाकी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर 1 के अंदर, तो इसको वहीं से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर समय लगा तो मैं लास्ट में इस रिलेटेड भी कोई वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई साहब फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में क्या बोलता है ICAI का स्टडी मटेरियल। जरा देख लीजिए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, याद रखिएगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो इवेंट्स और कंडीशन होते हैं जिनसे इंसेंटिव प्रेशर क्रिएट होता है या फिर अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं ये इवेंट्स एंड कंडीशन टू कमिट फ्रॉड, राइट। इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी या फिर रैशनलाइजेशन भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब ICAI का स्टडी मटेरियल बोलता है कि भैया ऐसा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताओ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में। तो आपने देखना है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में एग्जांपल्स देने इंसेंटिव और प्रेशर के, फिर एग्जांपल देने अपॉर्चुनिटीज के, फिर एग्जांपल देने एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन के। तो ये पूरी की पूरी दुनिया जो है एग्जांपल्स पे कायम है। हमने जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या पढ़ने हैं, एग्जांपल्स पढ़ने हैं। जब ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर जो है वो अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्जांपल्स। आइए सो देखिए, रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो यहां पे जरा जल्दी से मार्क कर लेते हैं आपके साथ। सबसे पहले है कंपटीशन। सबसे पहले क्या है, कंपटीशन। अच्छा जी, देन उसके बाद है वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस। मैं मार्क करवा रहा हूं, आप लोग भी मार्क करके चलिए। डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड ज्यादा से ज्यादा बिजनेस फेलियर होना। ओके, बिजनेस फेलियर इन ईदर द इंडस्ट्री और द ओवरऑल इकोनॉमी। अच्छा जी, देन उसके बाद ऑपरेटिंग लॉसेज होना, नेगेटिव कैश फ्लो होना, और साथ साथ में नई रिक्वायरमेंट्स का आना। ये वो सारी चीजें हैं जो इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट करती हैं टू कमिट फ्रॉड। ओके, एंड देयरफॉर दीज आर द इवेंट्स और द ट्रांजैक्शन, हाँ जी, दीज आर द इवेंट्स और द कंडीशंस आई शुड से, जो इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट करती हैं टू कमिट अ फ्रॉड। तो ये आपके इंसेंटिव वाला एग्जांपल हमने कर लिया है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में। ओके, इसका एक शॉर्ट कोड भी हमने बनाया था। वो शॉर्ट कोड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट आप लोग चाहें तो अपना शॉर्ट कोड जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। जो हमने शॉर्ट कोड बनाया था वहाँ पे यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था। अगर कुछ बन पाया अच्छा शॉर्ट कोड तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आइए, अब फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, हम लोग वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना हो, या फिर आपकी खुद की बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, आप लोग किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, फेक बिल बनवा सकते हैं, फेक सामान बेच सकते हैं, फेक सामान खरीद सकते हैं, एंड उसके बाद आपका सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं आपके एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, राइट। सिग्निफिकेंट आपके पास जो है क्या इन्वॉल्व है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। तो जितने ज़्यादा एस्टिमेट्स होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास फ्रॉड करने की, राइट। देन उसके बाद सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, खास करके जब पीरियड एंड के आसपास ये होती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे क्या है, एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अनयूजुअल हाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन नियर द पीरियड एंड इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट व्हाट, फ्रॉड। लीजिए, देन हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स वगैरह, आपके सब्सिडी और ब्रांच ऑपरेशंस कहाँ पे चल रहे हैं, टैक्स हेवन में, जिसका कोई क्लियर बिजनेस रैशनल नहीं है। हाँ जी, जिसका कोई क्लियर बिजनेस रैशनल नहीं है। आइए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन की। याद रखिएगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इवेंट्स और कंडीशन दैट, हाँ जी, इवेंट और कंडीशंस जिनकी वजह से क्या होता है, इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, या लोगों को रैशनलाइज करने का मौका मिलता है टू कमिट फ्रॉड। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रैशनलाइजेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। आइए, तो रैशनलाइजेशन का सबसे पहला एग्जांपल ये है, इधर देखिए भाई, मैनेजमेंट की हिस्ट्री है वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन की। तो एम्प्लॉय भी कहता है ये तो खुद चोर है। ओके, देन मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है इन मेंटेनिंग द इन्वेंट्री प्राइस एट हाई लेवल्स और अर्निंग ट्रेंड एट हाई लेवल। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट क्यों है, रेम्यूनरेशन उनकी डिपेंडेंट हो सकती है उसके ऊपर, राइट। मैनेजमेंट जो है, ध्यान सुनिएगा, मैनेजमेंट जो है जानते हुए भी उनको पता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन उसको वो ठीक नहीं कर रही है। ओके, देन उसके बाद मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है इन एम्प्लॉइंग इनएप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज द अर्निंग्स फॉर टैक्स पर्पसेस।
अच्छा जी, उसके बाद ओनर और मैनेजर कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में। ओके, देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इज व्हाट? स्ट्रेन्ड। तो याद रखिएगा एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन में पुराने पुराने चोर हैं भाई। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसके अंदर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है किसके अंदर? हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के अंदर। इंटरनल कंट्रोल खराब है लेकिन सब मैनेजमेंट जानबूझ के एक्शन नहीं ले रही है। मैनेजमेंट जो है सर इनअप्रोप्रिएट मीन्स यूज करती है अपनी अर्निंग्स को रिड्यूस करने के लिए। ओनर मैनेजर, हाँ जी, ओनर मैनेजर जो है बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में खराब है। ये आपसे एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कब कब रिलेशनशिप ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में खराब हो सकता है। तो याद रखिएगा, कुछ बातें बता रहा हूं, बिल्कुल फोकस रखिएगा यहाँ पे। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग इश्यूज को लेके। अच्छा जी, अनरीजनेबल डिमांड आ रही है ऑडिटर से। अनरीजनेबल डिमांड आ रही है किससे? ऑडिटर से। इतने टाइम में ऑडिट खत्म करके दो, जल्दी से ऑडिट खत्म करके दो। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं ऑडिटर के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं ऑडिटर के ऊपर, उसका एक्सेस रोका जा रहा है, एक्सेस टू पीपल, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। राइट, मैनेजमेंट डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट की टीम में कौन कौन होगा, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है। गिव सम एग्जांपल्स वेयर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड। राइट, और याद रखिएगा पहले तो अगर रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, इट इज इंडिकेटिंग अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर विच इज समवेयर कम ऑन, विच इज समवेयर बिकमिंग अ रैशनलाइजेशन। लोग बाग ऑडिटर को नीचे दिखाने के लिए इनको कुछ नहीं पता, छोड़ो हम कर रहे हैं ना, हमें सब आता है। ओके, तो रैशनलाइजेशन मैनेजमेंट इस तरीके से दे सकती है। तो ऑडिटर का और मैनेजमेंट का रिश्ता स्ट्रेन्ड कब हो सकता है? तो आप उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग मैटर्स को लेकर। नंबर 1, ऑडिटर के ऊपर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जा रहे हैं कि भाई जल्दी काम खत्म करो। ऑडिटर के ऊपर जो है उसके रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कि आप लोगों को जो है हम लोग इन लोगों से नहीं मिलने देंगे, हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। राइट, हम लोग TCWG से बात नहीं करने देंगे। और मैनेजमेंट का डोमिनेट बिहेवियर है, मैनेजमेंट डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है ऑडिटर को। कैसे? उसके स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगा के। राइट, कैसे? और कैसे? सिलेक्शन और कॉन्टिनेंस ऑफ पर्सनल असाइन और टू कंसल्टेंट ऑन दी ऑडिट एंगेजमेंट। हम कौन किससे आपको बात करने देंगे, किससे बात नहीं करने देंगे, आपकी टीम में कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। मैनेजमेंट इसमें इंटरफेरेंस दिखा रही है। ओके, ये मैंने आपको करा दिए फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं ये आप लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू व्हाट? कमांडल में जल्दी बता दीजिए। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या थे? फ्रॉड रिस्क फैक्टर बेटा ये थे, ध्यान से देखिए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? वो इवेंट्स और कंडीशन जिनसे फ्रॉड करने का मौका मिलता है। हाँ जी, जिनसे फ्रॉड करने का मौका मिलता है। अब हम जो सर्कमस्टांसेस पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि उन इवेंट्स और कंडीशन की वजह से ये हालात हो गए और इन हालात में ये चांसेस ज्यादा हैं कि फ्रॉड हुआ होगा। हाँ जी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ध्यान सुनिए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो इवेंट्स और कंडीशन होते हैं जिनसे लोगों को फ्रॉड करने का मोटिव मिलता है, जिनसे फ्रॉड करने के लिए इंसेंटिव या प्रेशर बनता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, रैशनलाइजेशन होता है। राइट, सर्कमस्टांसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे ये है कि भैया उन फ्रॉड रिस्क फैक्टर के चलते गड़बड़ हो चुकी है। और अब वो कौन सी गड़बड़ है जो आपको दिखे तो आपको लगना चाहिए कि भैया फ्रॉड हो चुका है, उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, अभी हमने पढ़ा, और साथ में अदर्स। राइट, तो आपसे अब इसमें से कोई भी एक पूछ लेंगे कि डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, किस तरीके से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को लेके जो आपको इशारा कर रहे हैं कि इस कंपनी में क्या हुआ है, इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, इस क्लाइंट के पास क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। पहले तो मोटे मोटे तौर पे समझिए ये है क्या? ये है बच्चों इंडिकेटर्स। ये वो सर्कमस्टेंसेस जो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी है, एविडेंस जो है वो मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो कॉन्फ्लिक्टिंग है। ओके, अगेन मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में जो रिश्ता खराब है, और अदर। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये सारे पॉइंटर्स जो है वो याद करने, इसमें से किसी से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किस पे? डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे। यहां पे सबसे पहला कीवर्ड बना लीजिए किसको? ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुई हैं प्रॉपरली, ना प्रॉपर टाइम पे हुई है, ना प्रॉपर अमाउंट पे हुई है, ना प्रॉपर पीरियड में हुई है, ना प्रॉपर क्लासिफाइड है। तो आप बोल सकते हैं कि ना प्रॉपर टाइम पे है, ना प्रॉपर अमाउंट पे है, ना प्रॉपर पीरियड में है, और ना ही प्रॉपर अकाउंट में है। टप्पा, टाइम, अमाउंट, पीरियड, और आपके लिए क्या आ गया यहाँ पे?
अकाउंट, क्लासिफिकेशन को मैंने अकाउंट बोल दिया। देन उसके बाद फिर से ही ट्रांजैक्शन, दूसरा भी ट्रांजैक्शन का है, अनसपोर्टेड अनऑथराइज, यानी ट्रांजैक्शन है उनके बिल वगैरह नहीं है। अच्छा जी, एडजस्टमेंट्स, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं। अच्छा जी, इंप्लॉय को उनकी ड्यूटी से ज़्यादा या कम एक्सेस टू सिस्टम दे रखा है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भी और कम भी, इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज हुआ है। सत्यम केस में कम दे रखा था। ओके, ऑडिटर को टिप्स मिल रही हैं, कंप्लेंट्स मिल रही हैं अबाउट द फ्रॉड। लीजिए, देन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ मिसिंग एविडेंस में आप लोग क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट्स गायब है, मेरे साथ साथ डॉक्यूमेंट्स गायब है, चेक्स गायब है, इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट गायब है। 3 तो मिसिंग वाले आ गए, डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, चेक्स गायब है, इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट गायब है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गायब है, इनकंसिस्टेंसी है रिकॉर्ड रिटेंशन में और उसकी पॉलिसी में। मतलब रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी है जी 10 साल तक संभाल कर रखते हैं, और रिकॉर्ड रिटेंशन कब है? 1 महीने भी नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें गायब है, डॉक्यूमेंट गायब है, चेक गायब है, फिजिकल एसेट और इन्वेंट्री गायब है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गायब है। ओके, और डॉक्यूमेंट तो ऑल्टर्ड भी हैं, फिर से डॉक्यूमेंट गायब है, इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट गायब है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गायब है, चेक गायब है, और डॉक्यूमेंट तो ऑल्टर्ड भी है। राइट, अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स हैं और रिकंसिलिएशन है, बैलेंस मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, कम ऑन। एंड जो हमने बाहर वालों से कंफर्मेशन ली और जो एंटिटी के रिकॉर्ड है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है। कम ऑन। अच्छा जी, देन अकाउंट्स रिसीवेबल में भर भर के एडजस्टमेंट और क्रेडिट एंट्रीज हैं। किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी का पैसा कहीं से एडजस्ट कर रहे हैं, किसी को कहीं से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी है कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। फिर से एक बार बोलते हैं, गायब क्या क्या हुआ है? डॉक्यूमेंट गायब है, वो तो ऑल्टर्ड भी हैं, आपके चेक्स गायब है, आपके इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट गायब है, आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गायब है। अच्छा जी, फिर आइटम्स आपके अनएक्सप्लेन्ड है, रिकंसिलेशन में गड़बड़ है, एंटिटी के रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, कंफर्मेशन कुछ बोलती है, डेटर्स में बहुत ज़बरदस्त जो है अकाउंटिंग एंट्री और एडजस्टमेंट्स हो रखे हैं। दैट्स इट। लीजिए, देन आते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि भाई इनके बीच में जो है वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक तरह से उसी की एक्सटेंशन है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। जब आपसे पूछेंगे इंडिकेटर्स बताओ, तो आपको जो है ये चीज़ बतानी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे जाके। ओके, चलिए जी, बेसिकली आपसे जब सर्कमस्टांसेस पूछेंगे, सर्कमस्टांसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। हो यहाँ पे भी हो ही रहा है, ऑडिटर को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, ऑडिटर पे टाइम प्रेशर बनाया जा रहा है, फिर से ऑडिटर को एक्सेस तो दे दिया लेकिन डिले कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर को फिर से एक्सेस नहीं दे रहे, इस बार की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के एक्सेस नहीं दे रहे, वो बेचारा कैट नहीं लगा पा रहा, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कम ऑन, अगेन ये दोनों के दोनों आईटी से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑडिटर को एक्सेस, यहाँ पे भी एक्सेस नहीं दे रहे हैं की आईटी ऑपरेशन स्टाफ का। ओके, ऑडिटर बता रहा है डिस्क्लोजर करो, भाई साहब ये अनविलिंग है टू ऐड और रिवाइज डिस्क्लोजर। ऑडिटर कह रहा है डेफिशिएंसी मिली है, ऐसे 265 ऑडिटर को बोलता है डेफिशिएंसी बताओ मैनेजमेंट को, ये अनविलिंग है टू करेक्ट दैट डेफिशिएंसी। सो अनविलिंगनेस डिस्क्लोजर्स को लेके, अनविलिंगनेस डेफिशिएंसीज को लेके, आईटी को लेके कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स नहीं दे रहे, आईटी ऑपरेशन स्टाफ से बात नहीं करने दे रहे, इंफॉर्मेशन देने में डिले कर रहे हैं, टाइम प्रेशर बना रहे हैं, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स नहीं दे रहे। ओवरलैपिंग है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन भाई जो है आपके सामने है। ओके, देन अदर तो बहुत सिंपल है, टीसीडब्ल्यूजी से मिलने नहीं दे रहे। अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी अलग है, इंडस्ट्री की अलग है। अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज आ रहा है, सर्कमस्टांस में चेंज नहीं, लेकिन अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज आ रहा है। एंटिटी में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, कोई कुछ ही कर लो, एंटिटी कहते कोई बात नहीं। लीजिए, तो ये हमारे हो गए सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस के बाद जो रिपोर्टिंग आती है, ये बेटा हम लोग पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, तो इस पे हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधा आ गए हैं इस वाले पॉइंट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हुआ क्या है, ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। वाई? बिकॉज एक मिसस्टेटमेंट है जो फ्रॉड से आ रही है, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। सो एक मिसस्टेटमेंट है विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, और ऑडिटर जो है इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस मांग रहा है, जिससे ऑडिटर के एबिलिटी टू कंटिन्यू दी एंगेजमेंट पे क्वेश्चन उठ रहा है। देखिए, मिस स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ऑडिटर जो है इसे स्पेशल सर्कमस्टांस मान रहा है, और ऑडिटर की एबिलिटी टू कंटिन्यू पे जो है वो डाउट आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, सुनिए। ऐसे में ऑडिटर को सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है।
प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि उसको इस तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब उसके पास फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड के कारण मिस स्टेटमेंट आ जाए और उसके एबिलिटी टू कंटिन्यू पे क्वेश्चन बन जाए। साथ साथ में उसे ये भी देखना चाहिए कि भाई उसकी क्या रिक्वायरमेंट है टू रिपोर्ट द सेम, जो फ्रॉड मिला है उसको रिपोर्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट है उन लोगों को जिसने उसे अपॉइंट किया और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो पहले वो देखेगा मेरी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन जिन्होंने अपॉइंट किया और रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर ऑडिटर कंसिडर करेगा कि भाई क्या विड्रॉ कर लेना चाहिए, अगर विड्रॉल पॉसिबल है हाँ जी क्या उसे विड्रॉल कर लेना चाहिए, अगर विड्रॉल पॉसिबल है तो उसे भी सोचना चाहिए क्या विड्रॉल कर लेना चाहिए या नहीं। और अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो वो सबसे पहले मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करेगा अपना विड्रॉल और रीजंस फॉर विड्रॉल, एंड इस पे एमसीक्यू पूछ लेता है आईसीआई, एंड वो ये देखेगा उसकी कोई प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है रिपोर्ट करने की उन लोगों को जिसने उसे अपॉइंट किया था और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। हाँ जी, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। अब यहाँ पे वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वो रिपोर्ट कर रहा है अपना विड्रॉल और उसके रीजंस। दैट्स इट। तो ये आप ज़रूर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ऐसे 240 जो है यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपने इसे एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जुड़ जाइएगा क्योंकि ऐसे और बहुत सारे रिवीजन वीडियोस हमारे पास हैं। ऐसे 200, 210, 220, 230, 240 ये सारे हम लोग जो है अभी तक रिवाइज कर चुके हैं। सारी वीडियो के लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए, रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। लंबी गहरी सांस भरो। मास्टर छुट्टी, भागो थोड़ा निकलो।